हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत शानदार जा रही होगी। मैं आपका होस्ट हेमंत कुमार मिश्रा आपका आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास मेरे भाई, पिछली क्लास हमने कहाँ पे छोड़ा था आपको याद होगा। हमने रेशियो प्रोपोर्शन चालू किया था और मैंने आपसे कहा था कि पहले हम रेशियो पे बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पे बात करेंगे। तो अभी हम रेशियो पे बात कर रहे थे। तो आप में से जो भी भाई हमारे आज इस चैनल से जुड़ रहे हैं या आज के वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि पहले आप इसके पीछे की वीडियो यानी रेशियो की फर्स्ट वीडियो जो है वो आप पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको बेसिक पूरा पता लग जाएगा, पूरा रेशियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। रेशियो क्या है, क्यों बनता है, क्या इसके फीचर हैं, और जो फीचर हमने मेरे भाई कल पढ़े थे उन फीचर्स के आधार पर क्या और बढ़िया आउटकम, यानी आप जानते हैं कि हम थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी हमारी कंसोलिडेट होती है जब हम उस पर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी पे चालू होगा। जो हमने बेसिक पढ़ा था उसको कंसोलिडेट करने के लिए पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और सारे क्वेश्चन जैसा कि हमारा वादा है जीरो टू जेनिथ का, सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो भी बैंक, एसएससी या रेलवे के एग्जाम में मिक्सचर या रेशियो और प्रोपोर्शन लेसन से पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम चालू करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहता हूं, कि अगर आपने पिछली क्लास देख ली थी तो आपने ए रेशियो बी का मतलब समझा था। ए रेशियो बी मतलब दो संख्याओं का अनुपात। ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, तो ये जो ए है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ए एक्स है, और ये जो बी है वो क्या है, बी एक्स है। इसकी वजह से इनका ये वाला टर्म ए एक्स मतलब ए गुने एक्स, बी एक्स मतलब बी गुने एक्स, इनका ये कॉमन टर्म जो कि एक्स है, यही इनका एचसीएफ कहलाता है। और ये एचसीएफ हमने बाहर ले लिया तो संख्याओं में क्या बचा, यहां ए बचा और यहां बी बचा। यानी इसी तरीके से आप समझिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 12 और 14। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 2 6। 14 को क्या लिख सकता हूं, 2 7। दोनों संख्याओं में कॉमन पार्ट क्या है, 2 का है। तो 2 अगर इन दोनों में से निकाल दिया जाए तो संख्याओं का रेशियो आपको पता चल जाता है। यानी ये रेशियो एक्चुअल में संख्या नहीं होती। और रेशियो कब कब संख्या कही जा सकती है, इस पर भी हमने प्रॉपर चर्चा कर ली थी। तो अभी मैं कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आपसे, कि अगर आप ये जानना चाहें कि रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप इस बात को पहले समझिए। जैसे मान लो कोई संख्या है a बाई बी, या आप कह सकते हैं a रेशियो b के फॉर्म में। अगर कोई संख्या a रेशियो b के फॉर्म में है तो उसे हम a बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पता है कि यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप किसी इक्वल संख्या का मल्टीप्लाई करना चाहें तो अलाउ है, आप कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर a और b दोनों संख्याओं में आप किसी निश्चित संख्या से डिवाइड करना चाहें तो अलाउ है, आप कर सकते हैं। मगर यदि a बाई बी है और आप इसमें एक ही सी क्यों ना, चाहे एक सी चाहे अलग अलग, चाहे जैसी संख्या जोड़ना चाहें, तो यहां अलाउ का मतलब क्या था मेरे कहने का, ये समझिए। अगर a बाई बी कोई रेशियो है तो ए एक्स और बी एक्स कर देने पर भी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशियो जस का तस बना रहेगा। ठीक इसी तरीके से कोई रेशियो है ए बाई बी, अगर उसमें हम x से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करते हैं तो भी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशियो जस का तस बना रहेगा। मगर आप अगर रेशियो में, ध्यान दीजिएगा, ना कि हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर आप रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फिक्स संख्या ऐड करते हैं, रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं मेरे भाई, फिक्स संख्या ऐड करते हैं, तब यह रेशियो अपने पुराने अस्तित्व में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर वो होता भी है तो ये कॉन्सिडेंस है। अगर आप किसी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी वर्ड ऐड कर देते हैं, चाहे केवल न्यूमरेटर में करें
चाहे केवल डिनोमिनेटर में करें, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ एक जैसी संख्या जोड़ें या एक साथ अलग अलग संख्या जोड़ें, अथवा घटाएं, अथवा एक में जोड़ें एक में घटाएं। यानी ये स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि आप a प्लस सी कर दें और b माइनस सी कर दें, आप a प्लस डी कर दें और b प्लस सी कर दें। ऐसी किसी भी स्थिति में वो संख्या अपने पूर्वत रेशियो के बराबर नहीं होगी। ये चीज आपको याद रखनी है और समझनी है। इसी पे मैं क्यूमुलेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सारे हेडिंग बनाकर भी इन चीज़ों पे हम बात कर सकते थे, मगर जैसा कि मैंने कहा मेरे भाई, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहीं भी कोई थ्योरेटिकल चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती। बस आप ये जानते रहिए कि किस संख्या का बिहेवियर क्या है, किस संख्या का नेचर क्या है। तो जब हम रेशियो में कोई भी एक संख्या का गुना करना चाहें कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा करने पर हमारे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मगर अगर हम जोड़ना या घटाना चाहें तो हम ऐसा रेशियो के साथ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो रेशियो वो रेशियो नहीं रह जाएगा जो पहले था। अगर हम जोड़ें या घटाएं तो जोड़ घटा सकते हैं, मगर ये रेशियो वो रेशियो नहीं रह जाएगा जो ये पहले था। तो इस चीज पर आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखना है बात को, कि जब भी आप रेशियो में जोड़े घटाएं तो क्या आप नियम का फॉलो करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बताइए आपको ये बात मेरे समझ में आई? बहुत छोटी सी बात है और इसको ज़्यादा प्रॉपर आप तब समझते हैं जब आप थोड़े से ज़रूरत हमको जैसे जैसे चीज़ों की पड़ती है हम चीज़ों को समझते जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बहुत साधारण सी बात थी और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेशियो में किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी रेशियो के दोनों टर्म में करिए। अगर आप ऐसा करते हैं मेरे भाई तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप रेशियो के किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर यदि आप इसको जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, मगर याद रखिए रेशियो अब वो रेशियो नहीं रह जाएगा जो पहले था, यानी रेशियो बदल जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या 3 और 7 के अनुपात में है और दोनों संख्या में आप क्या करना चाहते हैं? 10 जोड़ना चाहते हैं और फिर भी संख्या 3-7 के अनुपात में रह जाए तो ये कॉन्सिडेंस है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या क्या थी? कुछ थी जिसमें 10 जोड़ा, तो अब ये संख्या का रिजल्ट तो वैसा नहीं रहेगा, ये तो तय बात है। रेशियो एक जैसा होना संख्या के एक जैसे होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए मैं 9 और 21 को उसके साथ साथ 30 और 70 को, आप ध्यान दीजिए इन दोनों को मैं 3-7 के अनुपात में लिख सकता हूं, इसे भी और इसे भी। क्या इसके आधार पर यह कहना पर्याप्त होगा कि रेशियो एक जैसी है तो संख्या एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होती। तो रेशियो का जोड़ने या घटाने के बाद भी एक जैसा होना एक कॉन्सिडेंस हो सकता है, क्योंकि रेशियो अब वो नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये मामूली सी बात है, जो छोटी मोटी बातें हैं आपको रेशियो के नेचर को समझ के रखना है। ठीक है, जैसे आप सजाती और विजाती समझते थे। तो मेरे भाई आगे हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको धीरे धीरे करके हम आगे अंदर गहराइयों में ले चलें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं आ जाइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सवालों की। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि एक संख्या है a रेशियो b, एक संख्या क्या है? a रेशियो b, जिसकी वैल्यू है 3:4। संख्या है a रेशियो b जिसकी वैल्यू है 3:4। दूसरी संख्या है b रेशियो c, दूसरी संख्या है b रेशियो c और उसकी वैल्यू है 4:7। दो संख्याएं हैं a और b जिनका अनुपात क्या है? 3-4। दो और संख्याएं हैं b और c, इनका अनुपात क्या है? 4-7। अब अगर मैं आपका तीनों संख्याओं का अनुपात पूछना चाहूं, अगर मैं पूछना चाहूं a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा,
तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको तीनों संख्याओं का अनुपात एक साथ बताना है और आपको दिया क्या गया है, दो दो के सेगमेंट में दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई आप आराम से इस बात को चेक करिए, क्या यहां आपको ए रेशियो बी दिया है, यानी यहां एक टर्म बी है, यहां बी रेशियो सी दिया है, यहां भी एक टर्म बी है और दोनों जगह बी कैसा है, 4 है, यानी ए बी की तुलना में क्या है, 3 है और सी बी की तुलना में क्या है, 7 है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, ए और बी में क्या रिलेशन है, आप कहेंगे 3 और 4 का रिलेशन है। फिर मैं आपसे पूछूं भाई बी और सी में क्या रिलेशन है, अब आप इसको मत देखिए, बी और सी में क्या रिलेशन है, आप कहेंगे सर 4 और 7 का रिलेशन है। हाँ या ना, हाँ या ना। तो बी दोनों जगह एक जैसा है मेरे भाई, है या नहीं है, यानी मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं ए बी और सी में क्या रेशियो है, 3 4 और 7 का। भाई ए की बी से तुलना कर रहे हैं, ए 3 है तो बी 4 है, मैंने कहा चलो ठीक है। ये कह रहा है बी 4 है तो सी 7 है, तो इसने मुझे समझाया कि बी के 4 होने पर ए 3 है और बी के 4 होने पर सी 7 है, यानी अगर इनको हम साथ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 ए की वैल्यू, बी 4 बी की वैल्यू और 7 सी की वैल्यू। तो ए बी और सी का रेशियो क्या हुआ, क्या ये बहुत आसान था, क्या ये बहुत ही आसान था। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी रेशियो क्यों, पी रेशियो क्यों 11:17 है और क्यू रेशियो आर 17:22 है। मैं आपसे पूछूं पी रेशियो क्यों 11:17 है और क्यू रेशियो आर 17:22 है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे भैया दोनों रेशियो में कॉमन टर्म क्या है, यानी अगर Q 17 है तो P 11 है और वहीं अगर Q 17 है तो R 22 है, यानी Q के 17 होने पर, Q के 17 होने पर P क्या है और R क्या है। तो क्या P Q R का रेशियो 11:17:22 लिखना ठीक होगा, हाँ या ना। फटाफट से मुझे बताते जाइए हाँ अथवा ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे भाई। चेक करिए कि अगर ये P अनुपाते Q 11:17 हो और Q अनुपाते R 34:22 हो, P अनुपाते R क्या हो, 34:22 हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे कि अब अगर आपसे P अनुपाते Q अनुपाते R पूछा जाता है, तो अब अगर आपसे P अनुपाते Q अनुपाते R पूछा जाता है तो आप देखिए, आप देखिए ये दरअसल क्या है, 17 और 11 का अनुपात है, जिसे हमने छल से क्या लिखा था, 34:22। तो ये भी आपकी निगाहें समय समय पर परिचय लेती रहें, जब भी डाटा आपके सामने आए तो आप सवाल लगाने से पहले एक बार उसे प्रॉपरली देख लो, क्या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। कभी कभी सवालों में थोड़ा सा सुधार कर देने पर ही हमारे आंसर आ जाते हैं ना, तो ये भी आप देख लिया करिए। तो बताइए क्या फिर क्यों एक जैसा हो गया, तो क्यों के 17 होने पर क्या P 11 है, क्या R भी 11 है, क्या P Q R में 17:11 का अनुपात हो गया। फटाफट से चेक कर लीजिए। फटाफट से चेक कर लीजिए।
अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर किसी संख्या में a अनुपाते b 3:4 है, अगर किसी संख्या में a अनुपाते b क्या है 3:4 है, और b अनुपाते c क्या है 7:9, एक संख्या में a अनुपाते b क्या है 3:4 है और b अनुपाते c क्या है 7:9 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं a:b:c की वैल्यू, इसे इस टू भी पढ़ते हैं, a:b:c की वैल्यू। तो ये निकालने के लिए हमने क्या जाना था कि सबसे पहले हम कॉमन टर्म देखेंगे, मगर यहां पर किस्सा थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि b के 4 होने पर a 3 है और b के 7 होने पर c 9 है। यानी b के 4 होने पर, ध्यान दीजिए, b के 4 होने पर a को 3 लिखा जा सकता है, मगर c को 7 नहीं लिखा जा सकता या c को 9 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि c 9 कब होगा जब b 7 होगा। हां अथवा ना, हां अथवा ना। तो यहां b 7 नहीं है, यहां b 4 नहीं है, यहां b 7 नहीं है, यहां b 4 नहीं है। तो ये जो कॉमन वैल्यू है इसका एक जैसा होना हमारे लिए हितकर होता है। अगर ये कॉमन वैल्यू एक जैसी हो जाए तो बहुत सारे काम बन जाएंगे। सोचिए क्या करें हम, सोचिए मेरे भाई क्या करें हम, इन्हें एक जैसा बनाए। कैसे बनेंगे एक जैसा, ये कैसे बनेंगे एक जैसा? जब 4 में मैं 7 का गुना कर दूं और 7 में मैं 4 का गुना कर दूं। अब आप कहेंगे सर अभी अभी आपने शुरुआत करते वक्त बताया कि आप रेशियो में गुना करना चाहते हैं तो दोनों टर्म में करिए, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी एक टर्म में गुना करना चाहते हैं तो रेशियो बदल जाएगा, और यहां पर रेशियो बदलने की क्षमता हमारे पास नहीं है, तो हमको रेशियो को एक जैसा रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से ये 3 क्या हो गया, ये 4 क्या हो गया, यहां ये 4 क्या हो गया, अट्ठाईस, और ये 9 क्या हो गया 36। अब आप कहेंगे सर दोनों जगह b एक जैसा है, यानी b को अगर 28 लिख दिया जाए तो a भी मान जाएगा, कहेगा ठीक है तब तो मैं 21 होने के लिए तैयार हूं, और b को 28 लिख दिया जाए तो c भी मान जाएगा, कहेगा मैं 36 होने के लिए तैयार हूं। तो a b c का अनुपात क्या हो गया मेरे भाई, हां अथवा ना, हां अथवा ना। क्या इसी चीज को हम यहां ऐसे समझ सकते हैं कि जो मुझे अनुपात दिए गए थे वो मैंने लिख लिए, a का b से, b का c से, इस तरीके से, और जिसके बगल जो स्थान खाली है उसमें वही भर दो जिसके बगल खाली है। जैसे 7 के बगल ये खाली है तो यहां 7 भर दो, और फिर आप दोनों टर्मों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 7 तियां 7 चौके 9 चौके। क्या इन तीनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं? इनसे 2 ले सकते हैं तो ये नहीं मानेगा, ठीक है, इनसे 3 ले सकते हैं तो ये नहीं मानेगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, यानी ये रेशियो है। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है यानी ये रेशियो है। यानी इस चीज को आप ऐसे भी हल कर सकते थे, हाँ या ना? इस चीज को आप ऐसे हल कर सकते थे मेरे भाई, बोलिए मेरे भाई।
मैं एकदम जीरो से जीरो जाकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक बार अपनी अप्रोच रेशियो के साथ बना लो, फिर हम सवाल में चलेंगे। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि अगर कहीं A रेशियो B 7:9 है और B रेशियो C 4:7 है, अगर कहीं A रेशियो B 7:9 है और B रेशियो C 4:7 है, तो क्या आप मुझको A रेशियो C बता पाएंगे? क्रम का बहुत ध्यान रखना है। अगर मैंने आपसे A रेशियो C पूछा है तो पहले A की वैल्यू फिर C की वैल्यू। अब यहां पर कभी भी ये मत गलती करना मेरे भाई कि आप A को यहां से उठा लो और C को यहां से उठा लो और उनका अनुपात निकाल दो, क्योंकि जब ये दो संख्याएं अनुपात में हैं तो मुझे नहीं पता ये संख्याएं कैसी थी, यानी इनका कुछ ना कुछ HCF रहा होगा। तो एक्चुअल में संख्याएं क्या थी? और अगर ये संख्याएं साथ में रेशियो क्या लाए हैं, तो मान लो इनका HCF Y था, क्योंकि दो रेशियो का एक जैसा HCF हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये दो संख्याओं का रेशियो बना, इसका HCF अलग हो सकता था, इन दोनों संख्याओं का रेशियो बना, इसका HCF अलग हो सकता था। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 9, 12 और 16 लूं, तो आप चेक करो 9 और 12 का अगर आप HCF लोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। वहीं 12 और 16 का HCF लोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो अगर 12 का हम 16 से रेशियो निकालने जाएं तो क्या मिलेगा? और वहीं 9 का हम 12 से रेशियो निकालने जाएं तो क्या मिलेगा? ठीक है, आप कहेंगे सर रेशियो एक जैसा आया है। बेटा ये कॉन्स्टेंस है, कॉन्सिडेंस है, ये कॉन्सिडेंस है। ठीक है, मगर संख्याएं अलग अलग हैं, संख्याओं के फैक्टर अलग अलग हैं। अब यहीं आप 9 और 16 का अगर रेशियो निकालना चाहते तो 9 और 16 का रेशियो क्या होगा? खुद 9 और 16 होगा। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। ठीक है, तो 16 का इसके साथ रेशियो 4 था, 9 के साथ रेशियो क्या है? 16 ही है। तो इसलिए आप यहां से इसको उठाकर नहीं कर सकते हैं। आपको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कर चुके हैं। आपको वही करना पड़ेगा जो आप कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो चेक करिए, इन चीजों को आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये समझना है कि दो संख्याओं का रेशियो अलग मसला होता है। मजा आता है ऐसे। फिलहाल अब अगर A रेशियो B 7:9 दिया है, तो आपने कहा सर A रेशियो B 7:9 दिया है, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया कि A रेशियो B 7:9 और B रेशियो C क्या दिया है? B रेशियो C दिया है 4:7। बोलिए हाँ अथवा ना। फिर मैंने कहा जिसके बगल जो स्थान खाली है उसी संख्या से भर दो। और एक बार चेक कर लो, इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले किसी से कोई संबंध निकल जाए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, किसी से संबंध निकल जाए, मगर हाँ नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से कोई संबंध निकल जाए, तो आप क्या कर दीजिए, उसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। अगर नहीं निकलता है तो सीधे सीधे गुना करिए। 7 चौके 9 चौके 7 9, तो इनका अनुपात A B C का क्या हुआ? यानी A अनुपाते B अनुपाते C क्या हुआ? 28:36:63। हाँ या ना? अब अगर आप यहां से A और C अलग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर A अनुपाते B अनुपाते C यानी तीनों का आपस में अनुपात अगर निकाला तो क्या आया? ये आया। तो इसमें से आप किसी भी दो को उठा सकते हैं। तो A और C को उठाया तो A की वैल्यू कितनी है? 28 है। C की वैल्यू कितनी है? 63 है। तो A और C का रेशियो क्या हुआ? 28:63। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल, अगर इनमें HCF मिलता है तो वो आप निकालिए। तो AC का एक्चुअल रेशियो क्या हुआ? 4:9।
ये तो हमेशा याद रखिए कि संख्या तब तक रेशियो नहीं कही जाने लायक होती जब तक उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर हो। जब तक संख्याओं में कुछ भी कॉमन फैक्टर हो तब तक वो रेशियो कहे जाने लायक नहीं होता। क्या कर रहा है भाई यार, ठीक से चलता नहीं। ठीक है, तो ये 7 इसका कॉमन फैक्टर था, निकाल लिया तो संख्या क्या हो गई 4:9। तो ए और सी का रेशियो क्या हुआ 4:9। बोलिए बात समझ में आई आपको? क्या यह बिल्कुल छोटी सी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ या ना? समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है। अगर बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई है, थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, इस पे और क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास दो संख्याएं हैं P और Q, जिनका रेशियो है 7 और 9। मेरे पास दो और संख्याएं हैं Q और R, उनका रेशियो क्या है? उनका रेशियो है 5:11। उनका क्या रेशियो है 5:11। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मैं आपसे P अनुपाते Q अनुपाते R पूछ सकता हूं, मैं आपसे P अनुपाते R पूछ सकता हूं, ये दोनों चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, और ये दोनों आप बता भी लेंगे बहुत आसानी से। अब देखिए आप बहुत कुछ सीख गए हैं, आपको क्या करना है मैं बताता हूं, समझिए। आपको क्या करना है मैं बताता हूं, समझिए। आप क्या करते हैं, अगर P Q और Q R दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, आप जो करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। बिल्कुल, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इनका गुना करिए। कर लिया? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनका गुना करेंगे। चेक करिए, इसके बाद क्या करेंगे, आप उनका गुना करेंगे। कर लिया? और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका गुना करेंगे। चेक करिए मेरे प्यारे भाई, क्या आप अगर P Q लिखते और Q R लिखते तो क्या हो जाता, Q R लिखते तो क्या हो जाता। तो यहां बताया गया है कि यहां 9 यहां 5 भरिए, तो वही 7 5 का गुना 35 आया है, 9 5 का गुना 45 आया है और 9 11 का गुना 99 आया है। यानी जरूरी नहीं है कि हम हर बार इसको बनाएं, थोड़ा आप धीरे धीरे इन पर प्रैक्टिस, इतनी इसीलिए मैं करवा रहा हूं कि प्रैक्टिस आप करेंगे चीजें प्रॉपर बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है, बताइए ठीक है अथवा नहीं। अब अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, अगर मैं आपसे सवाल में बता दूं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 128 है, मैं क्या आपसे बता दूं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 128 है। ये जो पॉइंट अभी मैंने बोला बहुत ध्यान से समझिए, मैं बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ा रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। मैंने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या है 128। यही एक बात जो मैंने बोली, इसे आप कह सकते हो पूल। जैसे नदियों को पार करने के लिए पुल होता है, जोड़ने के लिए किनारों को जोड़ने के लिए पुल होता है, वही पुल है ये मेरे भाई। ये क्या है, रेशियो है, यानी ये नंबर नहीं है। और इस पूरी एक्टिविटी में कहीं भी हम एक्चुअल नंबर के बारे में कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। मगर अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमसे एक्चुअल नंबर के बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। और वो मुझसे ये प्रश्न कब पूछेगा, जब वो मेरी इतनी सहायता करेगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का असिस्टेंट पार्ट है। मैंने बताया था आपको सवाल के दो पार्ट होते हैं, एक असिस्टेंट पार्ट, एक क्वेश्चन। तो यही असिस्टेंट पार्ट है। अब यही आपको कनेक्ट कर रहा है कि कैसे रेशियो को आप एक्चुअल नंबर में ले आएंगे। ठीक है, अब आप चेक करिए तो रेशियो ये 99 है, ये 35 है। 9 - 5 = 4, 9 - 3 = 6। तो रेशियो का डिफरेंस क्या आ रहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े रेशियो का डिफरेंस क्या आ रहा है 64। और उसी रेशियो के डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है 128। यानी जो रेशियो का अंतर है वो है 64
और उन्हीं संख्याएं, हमें तो नहीं पता, मगर ये संख्याएं अगर वास्तविक होती तो उन संख्याओं का अंतर क्या होता, 128। यानी मेरे एक रेशियो की वैल्यू यहां 2 के बराबर है, मेरे माने गए एक रेशियो की वैल्यू एक्चुअल संख्या की 2 के बराबर है अथवा नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो ये अगर मेरा एक 2 के बराबर है तो मेरा 35 किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर आपका 35 70 के बराबर होगा। मेरा 45 किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 90 के बराबर होगा। मेरा 99 कितने के बराबर होगा? आप कहेंगे सर 198 के बराबर होगा। तो यही मेरी तीनों संख्याएं बन गई P, Q और R। क्या आपको बात समझ में आई? ये संख्याएं नहीं थी मेरे भाई, ये रेशियो था। यहां पर मुझे एक टूल मिला कि कैसे मैं रेशियो को संख्याओं में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 128 है। रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 35 था। तो रेशियो का डिफरेंस कितना था? 64, जो एक्चुअल संख्या के उसी कंडीशन के 128 के बराबर था। इस तरीके से मेरा एक रेशियो 2 एक्चुअल संख्या के बराबर हुआ। तो 35 रेशियो कितने एक्चुअल संख्या के बराबर होगा? 45 रेशियो कितने एक्चुअल संख्या के बराबर होगा? 99 रेशियो कितने एक्चुअल संख्या के बराबर होगा? बोलते जाइए हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैं आपसे चाहे संख्या का योग पूछूं, चाहे 2 संख्या का योग पूछूं, चाहे तीनों संख्या का योग पूछूं, चाहे दूसरी और पहली संख्या का योग पूछूं, चाहे मैं इनका डिफरेंस पूछूं, चाहे मैं इनका गुना पूछूं, एक बार जब संख्या निकल आई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब संख्या निकल आई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं हम। अगर आप ये चीज़ें समझ रहे हैं मेरे भाई, तो आप इतना समझ गए होंगे कि अगर 2 संख्याएं रेशियो में दिए गए हैं तो उनको हमें कैसे, किस तरीके से और कितना टैकल करना है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए मेरे भाई हाँ या ना। अगर आप मुझे हाँ कहेंगे तो मैं आपको आगे ले चलूंगा, मैं आपको बिल्कुल आगे ले चलने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है, ले जाऊंगा मैं आपको 7 समुद्रा पार, ठीक है। चेक करिए, अगला अगला कंडीशन चेक करिए आप इत्मीनान से। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें प्रॉपर दिखाई पड़ रही होंगी, अक्षर इसके प्रॉपर होंगे, इसके प्रॉपर वर्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? मैं क्वेश्चन एक बार आपको लिख के समझा दूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी इज इक्वल टू E बाई एफ इज इक्वल टू 4/7। मैं रेशियो की प्रॉपर्टीज अनलॉक कर रहा हूं आपके लिए। आप धीरे धीरे अगर चीजों को समझेंगे मेरे साथ तो सारी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज मैं अनलॉक कर दूंगा। आप एक बार प्रॉपर्टी का लेसन, ये लेसन पढ़कर ही मात्र, अगर आप एक बढ़िया मेहनती बच्चे हैं, आप यह लेसन पढ़िए और आराम से जाइए। आप देखेंगे कि रेशियो के अगर थोड़ी सी वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको है तो रेशियो के ज्यादातर प्रश्न आपके लग जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर संख्याएं हैं A बाई बी, C बाई डी और E बाई एफ बराबर 4/7, यानी ये ठीक ऐसे हैं कि A रेशियो B बराबर C रेशियो D बराबर E रेशियो F बराबर 4/7। और अगर ऐसा है तो 3A प्लस 4C प्लस 7E अपान 3B प्लस 4D प्लस 7F की वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए आइए चेक करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर A बाई बी, अगर A बाई बी बराबर 4/7 है तो A बाई बी ये इनका रेशियो है, ये रेशियो है मेरे भाई। संख्याएं क्या हो सकती हैं? संख्याएं क्या हो सकती हैं? AX और BX। संख्याएं क्या हो सकती हैं? AX और BX। तो A की वैल्यू क्या है? 4, B की वैल्यू क्या है? 7। हाँ या ना, हाँ या ना। तो यही चीज आपको मैं आगे समझाऊंगा कि अगर A बाई बी बराबर 4/7 है, इसका मतलब A की वैल्यू हुई 4x और B की वैल्यू हुई 7x। हाँ अथवा ना,
आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई, ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई, अगर C/D बराबर 4/7 है तो C की वैल्यू क्या होगी 4y, D की वैल्यू क्या होगी 7y। मैं हर बार मेरे भाई x नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको पता है कि दो संख्याओं का रेशियो एक जैसा होना बहुत सारी कंडीशंस देता है, यानी बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका रेशियो 4/7 हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा संख्या अलग हो सकता है, और उसका कारण क्या होता है, उनके कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट हमको अलग अलग रखने पड़ेंगे। आप उम्मीद करता हूं इस बात को समझ पाए हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, आ जाइए, तीसरा क्या टर्म है E/F, और इसका भी रेशियो क्या है 4/7। तो E की वैल्यू क्या हुई, आप कहेंगे सर 4z, और F की वैल्यू क्या हुई, आप कहेंगे सर 7z। चेक करिए इतनी बात, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट से आ जाइए। अगर मैं 3a लिखता हूं तो मैं a की वैल्यू लिखूंगा, प्लस मैं 4c लिखता हूं तो मैं c की वैल्यू लिखूंगा। अगर मैं 7e लिखता हूं तो मैं e की वैल्यू रखूंगा। हां अथवा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आ जाइए आप कहेंगे सर बिल्कुल, फिर आगे आ जाइए मेरे भाई। अगर इस तरीके से है तो मेरे भाई अब b की वैल्यू, यहां देखो ये क्या लिखा है 3b, तो b की वैल्यू क्या हुई 3 इंटू b की वैल्यू, प्लस यहां क्या लिखा है 4d, 4 इंटू डी की वैल्यू। हाँ या ना? आप कहेंगे उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 7f है, तो 7 इंटू एफ की वैल्यू। क्या इतने में कोई दिक्कत है आपको? क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? क्या ये बहुत आसान है समझना जो मैं कह रहा हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। मेरे भाई आप एक काम करिए, आप क्या करिए, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। केवल आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ऊपर वाले प्रत्येक टर्म में आपको 4 मिल जाएगा, तो मैं क्यों ना सब में से 4 कॉमन ले लूं। और ठीक इसी तरीके से नीचे वाले प्रत्येक टर्म में आपको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं 7 भी कॉमन ले लूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां क्या बचता है, यहां क्या बचता है, यहां क्या बचता है? क्या सेम संख्याएं नीचे बच रही हैं? क्या एक जैसी संख्याएं नीचे बच रही हैं? तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक हो जाने पर ये संख्याएं आपस में एलिमिनेट हो जाती हैं? क्या मेरा वैल्यू 4/7 आया? हाथ वाना चेक करके बताइए, क्या इसका वैल्यू, क्या 4a प्लस 3a प्लस 4c प्लस 7e अपान 3b प्लस 4d प्लस 7f की वैल्यू 4/7 आई मेरे भाई? हाँ अथवा ना? यानी मैं आपसे क्या बताना चाहता था, आप इस सवाल को समझ लीजिए, मैं समझाता हूं आपको कि अगर इस तरीके की कंडीशन दी गई है, और इस कंडीशन में क्या खासियत है मेरे भाई, इसमें खासियत यह है कि a और b वहां एक ही रेशियो के दो पार्ट थे, और दोनों के कॉफिशिएंट यहां क्या है एक जैसे हैं। यहां देखिए c और d एक ही रेशियो के पार्ट थे, दोनों के कॉफिशिएंट कैसे हैं एक जैसे हैं। E और F यहां एक ही रेशियो के पार्ट थे, दोनों के कॉफिशिएंट कैसे हैं एक जैसे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जो इन रेशियो की वैल्यू थी। इनकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जो ये रेशियो की वैल्यू है। हाँ या ना? क्या आप इस कंडीशन से एग्री करते हैं? यानी अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास संख्याएं हैं P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, T अपान U, और इसकी वैल्यू क्या है 3/4। इसकी वैल्यू क्या है 3/4। तो अब अगर मैं संख्या लिखूं, अब मैं अगर संख्या लिखूं 11p प्लस 13r प्लस 17t अपान 11q प्लस 13s प्लस
17u। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे भाई? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे लाल, मेरे मुन्ना? फटाफट से बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, क्या होगी इसकी वैल्यू? बिल्कुल वही होगी जो रेशियो की वैल्यू थी। बिना सवाल किए आप इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। याद रखिए, एक ही पाले के दोनों आदमियों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो एट लास्ट आपको आंसर क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो यहां पर रेशियो में है। और वहीं अगर मैं इस संख्या को p प्लस आर प्लस टी या इनके साथ कुछ रैंडम कोफिशिएंट लगा दूं और यहां मैं लिख दूं 3p प्लस 2s प्लस 7t, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर कॉफिशिएंट का कुछ पता नहीं है, आप ध्यान दे लीजिए, संख्या का पता नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है, हमारे पास रेशियो है। और रेशियो डिफरेंट संख्याओं की एक जैसी हो सकती हैं। तो ये सारी संख्याएं डिफरेंट हैं, संख्याएं नहीं पता, यहां कॉफिशिएंट इनका अलग अलग है। यानी इनको जोड़ने पर यहां क्या आएगा, इनको जोड़ने पर यहां क्या आएगा, हमें कोई अंदाजा नहीं है। और मैं इनको इसमें और इसको इसमें जोड़ भी नहीं सकता, ये जैसे कि तैसे ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम सजातीय पदों को ही जोड़ या घटा पाते हैं। पी को एस में कभी आपने जुड़ते नहीं देखा होगा, एस एस में या पी पी में जुड़ सकता है। तो इस तरीके से मेरे भाई हम इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन की कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन। तो किस सवाल में हमें कितना परेशान होना है, किस सवाल में बिना परेशान हुए आंसर लिखना है, ये बड़ी चालाकी से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। जिस क्रम में, जिस व्यवस्था में मैं आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेशेंस से चीज़ों को सीखते जाइए। निश्चित रूप से आगे का समय आपके लिए बेहतर और शानदार होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बेहतरीन सवाल भी इससे भी भर दूंगा, इसकी आप चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, मगर अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आप फोकस करिए। ओके मेरे भाई, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पाए होंगे। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपके पास, इसे रिवाइज करके देखिए, पढ़िए। कोई दिक्कत है, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रो मैथ्स मेंटर, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रो मैथ्स मेंटर। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए और अपनी क्यूरीज हमारे पास भेजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए फटाफट से अगले सवाल पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले देख लीजिए प्रॉपर इसको। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई? ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, आप चेक करिए। ये कहता है कि अगर 2b बराबर 5b, 2a बराबर 5b बराबर 7c हो, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी? तो आइए करके निकाल कर देखते हैं कि क्या होगी। अगर 2a बराबर 5b है, अगर 2a बराबर क्या है? 5b है, तो अगर मैं सेपरेट करूं b को तो ये क्या हो जाएगा? a बाई बी। अगर मैं b को इधर सेपरेट करूं तो क्या हो जाएगा? a बाई बी। और जो a का कॉफिशिएंट है 2, उसको इधर सेपरेट कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2। यानी a बाई बी की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। क्या मैं इसी को a रेशियो b बराबर 5/2 लिख सकता हूं? चेक करिए, क्या मैं इसे a रेशियो b बराबर 5/2 लिख सकता हूं? अगर आप इससे सहमत हैं तो आगे आते हैं। आगे सवाल में क्या है कि 5b बराबर 7c। आगे सवाल क्या कहता है कि 5b बराबर 7c। तो अगर मैं इस तरफ c को सेपरेट कर दूं तो ये b/c हो जाता है, और इस तरफ 5 को सेपरेट कर दूं तो ये 7/5 हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि सेपरेशन तो आपको आता ही है। ठीक है, सेपरेट मतलब पक्षांतर करना, 5 का पक्षांतर किया, ठीक है, या फिर मैंने c का पक्षांतर किया था। तो क्या मैं अब इस संख्या को b
रेशियो सी बराबर 7:5 लिख सकता हूं? बोलिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मुझको ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है, पीछे हमने करके देखा है कि यानी कि बी की वैल्यू दोनों जगह एक जैसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो चलो कर देते हैं। बी की वैल्यू एक जैसी करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहां 7 का और यहां क्या करना होगा? यहां क्या करना होगा? हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको पता है अगर हम यहां का 7 का करेंगे तो यहां भी 7 का करना पड़ेगा, और यहां 2 का करेंगे तो यहां भी 2 का करना पड़ेगा, जिससे आउटकम क्या आया? 35:14। और यहां क्या आउटकम आया? 14:10। अब दोनों जगह आप देखिए बी की वैल्यू क्या हो गई? एक जैसी हो गई। तो अब मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा ए रेशियो बी रेशियो सी लिखने में। ए की वैल्यू क्या है? 35। बी की वैल्यू क्या है? 14। सी की वैल्यू क्या है? 10। तो ए बी सी में किसका रेशियो बना? 35:14:10 का। बोलिए मेरे भाई, हां अथवा ना? ये इस सवाल को करने का सबसे पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। जादूगर, ऐसा जादूगर। क्या आपको मेरे भाई मेरे द्वारा सुझाई गई ये सारी बात समझ में आ रही है? क्या आप तैयार हैं इस सवाल को अगले सेगमेंट में ले चलने के लिए? सवाल क्या था मेरे भाई? सवाल था 2a बराबर 5b बराबर 7c। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी इन तीनों को किसी चौथी संख्या k के बराबर लिखा जा सकता है, हाँ या ना? लिखा जा सकता है। तो चेक करिए, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी एक संख्या का तीनों में मैं गुना भी कर सकता हूं और भाग भी कर सकता हूं। किसी एक संख्या का मैं तीनों में गुना भी कर सकता हूं, भाग भी कर सकता हूं। अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं यहां 70 का तीनों में भाग कर दूंगा। आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं कि 70 का आपने भाग क्यों किया। मैंने 70 का भाग इसलिए किया चूंकि ये 70 इससे भी कट जाता है, इससे भी कट जाता है और इससे भी कट जाता है। चेक करिए, यानी 70 इन तीनों का क्या है? एलसीएम है। 70 इन तीनों का एलसीएम है, इसलिए मैंने 70 से डिवाइड किया। अगर मैं अब इसको काटूं तो क्या आएगा मेरे भाई? अगर मैं यहां इसको काटूं तो क्या आएगा? अगर मैं यहां इसको काटूं तो क्या आएगा? तो ये क्या हुआ? a/35 बराबर b/14 बराबर c/10। आप कहेंगे बिल्कुल सर। बोलिए हाँ या ना? और अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो किसी तीसरी संख्या k के बराबर है, तो यहीं से देखिए कि c की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू क्या हुई। हाथ वाना, हाथ वाना। तो अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालना चाहूं तो मैं 35 के, 14 के और 10 के इनकी वैल्यू रखूंगा, और तीनों में के कॉमन है तो के निकाल लूंगा, और अगर के निकाल लूंगा तो इनके रेशियो क्या बनेंगे? 35, 14 और 10। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? क्या इनके रेशियो 35, 14 और 10 बनेंगे? चेक करिए, क्या इनके रेशियो 35, 14 और 10 बनेंगे? क्या आपने पिछले वाले सवाल में भी इनकी रेशियो इसी तरीके से निकाल रखी है? क्या वही आउटकम यहां भी आया है?
मगर क्या यहां करने का तरीका अलग था? देखो मेरे भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल को नियत समय में यानी तय समय में करना जरूरी है, तय समय। और अब कंपटीशन का मांग यह है कि अगर आपको 15 मिनट मैथ में मिलते हैं, चूंकि 4 सेक्शन है तो सभी में 15 मिनट मिलते हैं, सबसे पहला काम तो जरूरी है कि क्लासरूम में आप प्रोप्रिएट समय से चले जाएं और भूखे और प्यासे ना रहें। एटलीस्ट एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर नींद लें। एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ खा लें ताकि एनर्जी लेवल बनी रहे। मैं सलाह देता हूं बच्चों को जलेबी वगैरह कुछ मीठा चीज खाएं जिससे आपकी एनर्जी लेवल बनी रहे। और निश्चित रूप से पानी की एक बोतल अपने साथ ले जाएं। एग्जाम हॉल में पेरेंट जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है वो अलाउ होता है, आप ले जा सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल बना रहना जरूरी होता है। और एग्जाम चालू होने से कुछ देर पहले आप अपने मन से कुछ टेबल, कुछ स्क्वायर, कुछ कैलकुलेशन दोहराते रहिए। इसे कहते हैं वार्म अप करना। क्योंकि जब स्क्रीन खुलता है तो 10 से 15 मिनट आपको वार्म अप में लग जाएंगे और उसमें आपकी स्पीड नहीं बनती, तो आपको एक्चुअल में 40-45 मिनट एग्जाम का मिला और निश्चित रूप से आप पिछड़ गए। तो आप स्क्रीन खुलने से 15-20 मिनट पहले कैलकुलेशन करते रहिए, दिमाग में रटते रहिए चीजों को, और पेशेंस बनाकर रखिए, धैर्य और धीरज पूरा बना के रखिए, पानी रखिए। क्योंकि आप जितना सांस लेते हैं घबराहट में, कभी कभी वह सांस प्रोप्रिएट नहीं होती, उतना काफी नहीं होता। हमारे रक्त को ज्यादा सांस की जरूरत होती है। तो आप तो नियत सांस ले सकते हैं, तो अगर आप पानी पीते हैं तो उसके साथ भी ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में जाती है और वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करती है। ये चीजें जरूरी हैं। आपके माइंड को उस समय बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पानी भी ले जाइए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए। और जब स्क्रीन खुले ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो। आप एक लिस्ट, हम जैसे पढ़ा रहे हैं, हम बाद में आपको बनवाएंगे, हम बनाते भी चल रहे हैं। आप एक लिस्ट बनाइए हर लेसन में टर्मिनोलॉजीज का और हर लेसन में प्रयुक्त होने वाले कॉन्सेप्ट का। चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे ना जब, एक बार देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छी किसी बुक को, 2 बुक को लीजिए और पूरा बुक सॉल्व कर दीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा सवाल क्या है। फिर आप देखिए कि कितने कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जरूरी हैं और जिनसे सारे सवाल लग सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं मेरे भाई, आपको ये धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। तो जब आप उनका लिस्ट बनाकर रखते हैं तो आप बार बार जब उसको रिवाइज किए हैं, पूरा साल आपने पढ़ाई की है, तो आप जब बैठेंगे क्लासरूम में तो आपके दिमाग में आएगा, चलिए रेशियो है, रेशियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, क्यों होते हैं। मिक्सचर है, क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, क्यों होते हैं। 3, 4, 5 लेसन्स जो जरूरी हैं, कठिन है या जिनमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, उनको आप याद करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन का रिवाइज करिए और फिर प्रॉपर तैयार रहिए, स्क्रीन खुले लग जाइए। और ये याद रखिए कि हर सेक्शन को 15 मिनट मिलते हैं, यानी हर सेक्शन में 15 मिनट की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में, आप थोड़े बेहतर रीजनिंग में कर सकते हैं, तो आप समय बचाइए। जो 2-3 मिनट आप बचा कर लाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में इंग्लिश में आपको काम देगा। क्योंकि जो सवाल आपको बिल्कुल आ रहे हैं, लगा लीजिए कुछ ऐसे होते हैं इंग्लिश में वगैरह में जिनको आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ने में समय जाए वो किसी सवाल को जल्दी करने में बचाओगे वही मिलेगा, समय ज्यादा तो मिलेगा नहीं। आप मैथ में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम थोड़ा समय ज्यादा बचा के लाइए। मगर अगर आपके पास 15 मिनट भी हैं तो मैं ये सलाह दूंगा मेरे भाई कि अगर आपके पास 15 मिनट का समय मैथ को हल करने के लिए है तो आप उसमें से 2 मिनट एटलीस्ट बचा लीजिए। यानी मैथ पूरा करने के बाद भी अगर आपके पास 2 मिनट है, आप थोड़ी कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आपने जितनी मेहनत की है उसका प्रयोग करोगे, 2 मिनट करोगे, निश्चित रूप से 2-3 सवाल आप और टिक करके आओगे। और लास्ट टाइम का ये फाइनल टच आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है। ठीक है, क्लासरूम के प्रेशर को डील करिए और इसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। सॉरी फॉर दैट, अभी मैं तुरंत में तो कोई ऐसा स्टेशन प्रोवाइड कराने में असमर्थ हूं, मगर बहुत सारे अच्छे स्टेशंस हैं जो आपको बढ़िया मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप बुक से भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए, और मॉक टेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर लीजिए थोड़ी सी, जब थोड़ा सा आपको आपका कवर अप हो जाए सिलेबस, आप मॉक टेस्ट खूब दीजिए।
जिससे आप टाइम में चीजों को हैंडल करने में योग्य बनेंगे। क्योंकि देखिए, आना या ना आना ये अलग बात है, सवाल आने पर दिमाग में उसका आंसर क्लिक होना जरूरी है। और ये कब होता है? जब आप उससे किसी भी चीज में कोई आंसर आपको क्लिक कब होना चालू करेगा? जब आप उस चीज के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताओगे। आप अक्सर अपने जीवन में महसूस करते हो कि एक्सीडेंटली किसी से मिले तो क्या पूछना था, क्या कहना था, आप समझ नहीं पाए। इंग्लिश बोलने जाता है बच्चा, बहुत सारा ग्रामर और इंग्लिश रूल और स्पेलिंग सीखने के बाद भी नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा सोचकर तो नहीं बोली जा सकती। जरूरत पड़ा, इमोशन आया, दिमाग में क्लिक कर जाए, निकल गया बाहर। ठीक इसी तरीके से इस पे मॉक टेस्ट हमको, इस प्रैक्टिस में हमको मजबूत बनाती है कि सवालों को देखकर हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करना चालू कर देगा कि ये वाला सवाल तो ऐसे लगना है, ये तो ऐसे लगना है, ये तो ऐसे लगना है। यानी 5 सेकंड में सवाल बढ़ा, हमारे दिमाग में फिगर बन गया कि ये इसका इस डाटा से इस डाटा का ऐसा रिलेशन है, और ये रिलेशन बना दिया, सवाल खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो आइए मैं आपको तीसरा तरीका इस सवाल को लगाने का बता दूं। अगर 2a बराबर 5b बराबर 7c है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले बात आप ये देख लीजिए कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं। आप कहेंगे सर नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। अगर नहीं है तो आप 2 को भूलिए। अब सीधा देखिए, a रेशियो b रेशियो c सीधा कैसे निकालते हैं बिना कुछ किए। ठीक है, आप a का रेशियो निकाल रहे हैं, a को भूल जाइए, b और c के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, आप b का रेशियो निकाल रहे हैं, b को भूल जाइए, a और c के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप c का रेशियो निकालने जा रहे हैं, c को भूल जाइए, b और a के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या a रेशियो b रेशियो c यही था? चेक करिए, क्या a रेशियो b रेशियो c यही था? क्या a रेशियो b रेशियो c वही आ गया बिना ज्यादा इफर्ट के? इस सवाल को लगाने के 3 तरीके आपको बताए, और ये बस चीजों को अनलॉक करने का तरीका है। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारा अप्रोच आप अपनी तरफ से लगाना चालू करेंगे, मेहनत करेंगे चीजों पर, और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आउटकम भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। चीजों को त्रिण करके जोड़ा जाता है। मैंने 2 क्लासेस आपको लगा दी, इसके बेसिक और जो सवाल आते हैं उनमें क्या नेचर होता है, उनके टर्मिनोलॉजीज को समझाने में। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बेहतर क्रम से समझ में आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।